स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बोलूंगा कि अगर आपने अभी तक ई बुक को नहीं देखा है तो डेफिनेटली आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर उस ई बुक को ज़रूर देखें। इसमें आपको रीजनिंग के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सभी टाइप्स कवर हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि आपको जो ट्रेडिशनल अप्रोच है जिसमें आपको क्वेश्चन और आंसर लिखा हुआ मिलेगा, दैट्स इट, ऐसा नहीं है। आपको वीडियो वाला सॉल्यूशन मिलेगा, मास्टर वीडियो मिलेगी जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होगी। सेम गोज विद द मेंटल एप्टीट्यूड, कॉमर्शियल मैथ्स या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, आप जो भी कह लीजिए, उसके भी आपको एक सेपरेट मास्टर वीडियो मिलेगी। 2-2 घंटे की मास्टर वीडियोस होंगी ये दोनों ही, जिसमें आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को पता चलेंगे और पता चलेगा एक्चुअली कि आपका जो क्वेश्चन अगर बनता है तो उसमें आपको कैसे सोचना है। तो यहाँ पे आपको कंप्यूटर की भी ई बुक फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी इसी के साथ में ही। तो देर मत करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक करके अभी उसको अवेल कर लीजिए, क्योंकि अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं और जितने दिन बचे हुए हैं उसमें जी जान लगा दीजिए अपनी तैयारी में। आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको जीएसटी के बारे में देखने को मिल रहा है। जीएसटी के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे एक ही पेज पर आपको सभी को बताने की कोशिश की है। तो आप देख सकते हैं कि जीएसटी का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कौन से अमेंडमेंट के तहत जीएसटी को लाया गया, तो 101। ओके, किस आर्टिकल में जीएसटी काउंसिल का वर्णन किया जाता है, तो 279A। 279A में कौन हेड करता है, तो फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं वही हेड करते हैं। प्रेजेंट में कौन हेड कर रहा है, निर्मला सीतारमन। असम में फर्स्ट टाइम जो है मतलब जैसे जब ये आई जीएसटी, जब हमारा आया तो फर्स्ट स्टेट कौन सा था जिसने जीएसटी को लागू किया, तो वो था असम। ये भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे विजय केलकर कमेटी वो कमेटी थी जिसने जीएसटी के बारे में रिकमेंडेशन दिया था। ठीक है, कौन सी कमेटी, विजय केलकर कमेटी। आगे बात करें तो आप सभी को पता है कि हमारे पास जो लिस्ट है, सेपरेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, शेड्यूल 7 में है ना, बता रखा है। तो जो हमारी कॉन्करेंट लिस्ट है जिसमें स्टेट को भी पावर है और यूनियन को भी पावर है कि वो अपना कानून बना के ला सकती है, तो वो जो है उस कॉन्करेंट लिस्ट में जीएसटी को शामिल किया गया है कि अगर स्टेट चाहे वो भी जीएसटी से रिलेटेड कुछ अपना अलग इन्वॉल्व कर सकती है परसेंटेज। और अगर हम यूनियन लेवल पर देखें, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो भी अपना जो है अलग लेवल पर अपना चेंजेस कर सकती है जो भी उसको सहूलियत लगे। कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखें, आरबीआई की बात आती है। अभी प्रेजेंट में गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास गवर्नर है। और किस नंबर के हैं, तो 25 नंबर के हैं, ये भी आपको याद रखना है, 25 नंबर के आरबीआई के गवर्नर। अगर हम फर्स्ट गवर्नर की बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें बॉन्ड स्मिथ। ठीक है, बॉन्ड स्मिथ का नाम सामने आता है जब हम फर्स्ट गवर्नर की बात करते हैं। लेकिन अगर हम फर्स्ट इंडियन गवर्नर की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है सीडी देशमुख। क्या बोला, सीडी देशमुख। जब फर्स्ट इंडियन गवर्नर पूछेगा, आपको ऑप्शंस में भी ध्यान रखना है। अगर वहां पे आपको सिर्फ फर्स्ट गवर्नर पूछा गया है, ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई पूछा गया है, ऑप्शंस में सीडी देशमुख अवेलेबल है और 3 अदर ऑप्शंस हैं जिसमें से बॉन्ड स्मिथ ऑप्शंस में नहीं है। बॉन्ड स्मिथ ऑप्शंस में नहीं है तो आपको क्या लगाना है, आपको लगाना है सीडी देशमुख। ठीक है, बाकी अगर इंडियन लिखा है तो जाहिर सी बात है आप सीडी देशमुख लगाएंगे। अगर आपका सिर्फ फर्स्ट गवर्नर पूछा गया है तो आप बॉन्ड स्मिथ लगाएंगे। ओके, मूविंग ऑन। रेल बजट को सेपरेट किया गया था किस कमेटी की सिफारिश पर, तो एकवर्थ कमेटी थी वो। ठीक है, एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर रेल बजट को सेपरेट कर दिया गया था। इंडिया की फर्स्ट एग्रीकल्चर पॉलिसी कब आई थी, तो 1948 में इंडिया की फर्स्ट एग्रीकल्चर पॉलिसी आई थी, याद रखना है। नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे यूएसए की इकोनॉमी जो है वो किस टाइप की है, कैपिटलिस्ट है, सोशलिस्ट है, मिक्स्ड है ना, या पब्लिक है या प्राइवेट है, इस तरीके से। तो ध्यान रखना है यूएसए की जो इकोनॉमी है वो कैपिटलिस्ट टाइप है। रशिया की इकोनॉमी किस तरीके की है, तो वो सोशलिस्ट टाइप है। बट इंडिया की किस तरीके की है, मिक्स्ड है। यहाँ पे पब्लिक सेक्टर्स भी हैं, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स भी हैं, तो बोथ सेक्टर्स आर इन्वॉल्व। इसीलिए हम यहाँ पे इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको क्या बोलते हैं कि यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी है। ओके, नेक्स्ट यहाँ मूविंग ऑन। बजट का वर्णन
हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में किया गया है? तो बजट का जो वर्णन है वो किया गया है आर्टिकल 112 112 में। बट ये ध्यान रखना है कि बजट वर्ड का मेंशन क्या हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? क्या बजट वर्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? तो आंसर इज नो, नहीं मेंशन है। क्या मेंशन है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये ऑल्दो उसका मतलब वही है, बट बजट वर्ड अगर पूछा जाए तो वो मेंशन नहीं है, उसकी जगह पे लिखा गया है कि आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, बट मतलब वही ही है, पर अगर पूछेगा तो आपको लगाना है कि नहीं मेंशन है। गॉट दैट? मूविंग ऑन, आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ? 1949 में। आया कब? 1935 में। फर्स्ट 5 ईयर प्लान की अगर हम बात करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक दो लाइन है ये, लेकिन इसमें से क्वेश्चंस कहीं से भी और बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे कि आप देखोगे फर्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया? 1951 में। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब से कब तक था? तो 1951 से 1956 तक का था। और पूछे तो यहाँ पे किस मॉडल पे बेस्ड था? तो हेरोड डोमर मॉडल पे बेस्ड था। मेन फोकस क्या था? फर्स्ट जो हमारा 5 ईयर प्लान था, तो मेन फोकस था इसका एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। क्या था? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे सेकेंड 5 ईयर प्लान। ठीक है, और वैसे तो बहुत सारे आप सभी को पता है कि ऑलमोस्ट 11 to 12 5 ईयर प्लान्स हैं, बट आगे के जो प्लान्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि आप सभी देख सकते हो कि फर्स्ट में हमारा क्या फोकस था? एग्रीकल्चर, और सेकंड में क्या फोकस हो गया? इंडस्ट्रियल। तो सेम यहाँ पे आपको चीज़ें सेकंड वाले के साथ भी याद रखनी है कि जो सेकंड 5 ईयर प्लान था कब से कब तक आया था? तो ये आया था 56 और 61, 56 to 61 के बीच में। ठीक है, 1956 to 61। और इस मॉडल का नाम क्या था? महलनोबिस मॉडल नाम था। और किस पर फोकस था यहाँ पे? तो यहाँ पे फोकस था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि आपका जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था किसके अंडर में आया था, तो जवाहरलाल नेहरू, आपको नाम भी याद रखना है, जवाहरलाल नेहरू के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंसोलिडेटेड फंड, ठीक है, ये भी आर्टिकल का, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। हर टाइप के यहाँ पे फंड आपको देखने को मिलते हैं, मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो कि कंसोलिडेटेड फंड है ना, कॉन्टिजेंसी फंड, फाइनेंस कमीशन और स्टेट फाइनेंस कमीशन। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके सामने आर्टिकल्स मैंने रखने की कोशिश की है, क्योंकि आपका जो इकोनॉमिक वाला सेक्शन है इकोनॉमिक्स का, उसमें ये सब जो आपके सामने डिपार्टमेंट्स दिख रहे हैं, फंड्स दिख रहे हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये सारे आर्टिकल्स। तो 266 से कंसोलिडेटेड फंड की बात कही जाती है, और वहीं अगर हम कॉन्टिजेंसी फंड की बात करें तो ये 267 आर्टिकल्स है। और फाइनेंस कमीशन की बात करें तो 280 आर्टिकल में फाइनेंस कमीशन को बनाने के लिए बात कही गई है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, ये सब आर्टिकल्स हैं, आपको नाम याद रखना है, नंबर्स भी जो है ये याद रखना है। वैसे तो 395 आर्टिकल्स हैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं, तो वही सब चीज़ें हैं जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेबी का फॉर्मेशन कब हुआ? सेबी का फॉर्मेशन 1982 में हुआ, याद रखना है आपको। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ऑपरेशन ग्रीन पूछा जाता है आपसे कि ये जो ऑपरेशन ग्रीन है किससे रिलेटेड है? तो कई सारी वेजिटेबल्स का आपका सब्जियों के नाम आपको दे देगा, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। याद रखिएगा टीपीओ, टीपीओ मीन्स टी फॉर टोमेटो या पी फॉर पोटैटो और ओ फॉर ओनियन। आप इसको पॉट की तरह भी याद रख सकते हो, पी फॉर पोटैटो, ओ फॉर ओनियन एंड टी फॉर टोमेटो। ठीक है, पॉट, POT, पॉट। नेक्स्ट मूविंग ऑन, फेमा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फेमा का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है कि आपका जो फेमा है इसमें M का जो मतलब है वो क्या है। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चंस बनते हैं, याद रखना है। फेमा का फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। कब आया? 1999 में आया। ठीक है, पहले रेगुलेशन था, ठीक है, फेरा था, फिर क्या हो गया? ये एक्ट बन गया। ओके, तो यही सब कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके सामने वन लीनियर थे।
कैसा लगा सेशन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी ई बुक के बारे में मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ और दे देता हूँ कि अगर आपने नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर देख सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या मिल जाएगा। इसमें आपको रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कॉमर्शियल मैथ्स, कंप्यूटर, ये सारे सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व रहेंगे, जो कि एक स्कोरिंग पार्ट है आपका। डेफिनेटली आप अगर यहाँ से प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करने के लिए भी आपको बहुत इनफ मटेरियल यहाँ से मिल जाएगा। आप यहाँ से भी प्रैक्टिस करिए, आपके पास एक्स्ट्रा कंटेंट हो जाएगा। आप यूट्यूब से भी जो हमारी वीडियोज़ हैं उनसे भी प्रैक्टिस करिए, वहाँ से भी आपका कंटेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। और दोनों ही जगह अलग अलग कंटेंट है, सेम कंटेंट नहीं है, तो उसकी चिंता मत करिएगा। जब कंटेंट आपके पास ज़्यादा रहेगा, प्रैक्टिस आप ज़्यादा करोगे, तो उसी हिसाब से जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप तुरंत उसका सॉल्यूशन कर दोगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ट्रेडिशनल अप्रोच हमने नहीं फॉलो किया है कि आपको एक नॉर्मल बुक की तरह हम दे दें कि वहाँ पे ये क्वेश्चन है और ये आंसर है, ऐसा नहीं किया है। हमने आपको क्वेश्चन दिया है तो उसका एक्सप्लेनेशन भी करके बताया है। एक आपको ई बुक मिलेगी, उस ई बुक को आप देखोगे कि हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन बन रहा है, ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसको आप जो है बेस्ट अप्रोच आपके सामने जो मास्टर वीडियो मिलेगी उसमें आपको देखने को मिलेगा।